लॉन का क्रेज तो चलता ही रहेगा, मगर कभी आपने ये सोचा है कि लॉन के आखिर कितने टाइप्स हैं, ये बनता कैसे है और साथ ही में प्राइस में आखिर इतना फर्क क्यों है? ये सब कुछ हम जानेंगे ई हाउ में। इस वक्त मेरे हाथ में जो फैब्रिक नज़र आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि क्रीम कलर का फैब्रिक है, मगर ये क्रीम कलर का फैब्रिक नहीं बल्कि ग्रे फैब्रिक है। वीविंग के बाद जैसे ही कपड़ा यहाँ पे आता है तो ग्रे फॉर्म में आता है और यहाँ से यहाँ पहुँचने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है। और आप जो कपड़े पहनते हैं वो ये वाले होते हैं, ये आप नहीं पहन सकते, लेकिन इसके बीच में जो प्रोसेस होता है वो हम आपको दिखाएंगे। अब ये कपड़ा इस फॉर्म में होता है। इस कपड़े के ऊपर आप कोई भी प्रिंट कर दें वो तो छुप जाएगा कपड़ा, लेकिन जब इसकी परफॉर्मेंस की बात होगी तब हमें पता चलेगा कि फैब्रिक कौन सा इस्तेमाल किया गया। इस वक्त सरफराज हमारे साथ हैं और बताएंगे ग्रे फैब्रिक जो है वो यहाँ आने के बाद इसके साथ प्रोसेस क्या होता है। तो सरफराज, ये जो रोल घूम रहा है जी, ये फैब्रिक कहाँ जा रहा है? ये अभी सिंज हो रहा है, सिंज होने के बाद फिर आगे डिसाइज होगा, डिसाइज होने के बाद फिर ये आगे ब्लीच होगा। ये प्रोसेस बता रहे हैं सिंज और डिसाइज। सिंज का प्रोसेस ये होता है, आप यहाँ पे अगर देखें ये फैब्रिक रोल पे निकलने के बाद ये एक चैम्बर बना हुआ है, इसमें जो आपको जलते हुए फ्लेम नज़र आ रहे हैं, कपड़े के ऊपर जो हेडनेस होती है मतलब रुआं होता है वो यहाँ से जल जाता है और कपड़ा बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। स्मूथ होने के बाद इसके बाद एक फर्दर प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरिया से इसको इनगल्फ करवाते हैं, डाइजेस्ट करवाते हैं और यहाँ से ही दोबारा रोल बन जाते हैं। रोल बनने के बाद ये जो सामने आपको प्रोसेस नज़र आ रहा है ये डिसाइजिंग का प्रोसेस है, मतलब इस पर जो साइज मटेरियल लगा होता है वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने के बाद वो इस तरह फैट बैच कर दिया जाता है, मतलब कि इसको घुमाया जाता है ताकि इसमें जो लिकर है वो घूमता रहे। इसके 5 घंटे बाद इसे दूसरी मशीन पे ले जाते हैं और वहाँ पे कपड़े को वाइट किया जाता है और ये कपड़े का प्रोसेस होता है कि इसको ब्लीचिंग एजेंट के साथ ब्लीच किया जाता है। और ब्लीचिंग में क्या किया जाता है कि इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्ट किया जाता है। इस वक्त यहाँ पे ठीक ठाक गर्मी हो रही है और आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं कि हॉट वॉशिंग चल रही है। येलो कलर का फैब्रिक जो था वो आप देख रहे हैं कि वाइट हो गया है और इस पर जो पानी लगा हुआ है उसको ड्राई करने के लिए हॉट रोलर से गुजारा जा रहा है। और यहाँ से हम लेके जाएंगे प्रिंटिंग में और प्रिंटिंग में इस पर मुख्तलिफ कलर के प्रिंट्स होंगे और उसके बाद वो जो है फिनिशिंग में चला जाएगा। इस वक्त हम कैट कैम में मौजूद हैं और कैट कैम में हमारे साथ फैसल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। फैसल, ये बताइएगा ये जो आपके पास फैब्रिक आता है डिज़ाइन, तो फिर आप उसको किस तरह से सेपरेट करते हो? डिज़ाइन हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे स्कैनिंग का प्रोसेस जिस तरह आपने देखा कि स्कैनिंग होती है, उसके बाद सिस्टम पे डिज़ाइन लाने के बाद हम इसको एक्चुअली ये डिज़ाइन को पूरा रीड्रॉ करते हैं, रीट्रेस करते हैं। जितने इसमें कलर्स आ रहे हैं, हर स्क्रीन जितने कलर्स इनकी रिक्वायरमेंट है उतनी स्क्रीन हम डेवलप करेंगे। जो कलर्स आ रहे हैं डार्क कलर्स, दैन मीडियम कलर्स एंड दैन लाइट कलर्स, उनके हिसाब से पूरी रीट्रेसिंग रीएडजस्टमेंट होती है। इसके साथ कस्टमर जिसका रिक्वायरमेंट अपने फॉर्म देता है, इसमें लिखा जाता है कि इसमें कितने वर्जन्स होंगे, कितनी कलर मैचिंग्स होगी, क्या फिनिश विड्थ होगी, क्या फिनिश रिक्वायरमेंट होगी, लाइट सोर्स क्या होगी, मैचिंग सोर्स क्या होगी, क्या वो पेंटोन से हैं जिनके रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि हम पेंसिल से या पेन से मार्कर से कोई जिस तरह आर्टिस्ट जो है मैनुअली बिल्कुल फ्री हैंड होकर काम कर रहा होता है, उसी चीज़ को देखते हुए ये किसी डिवाइस बनाई गई है ताकि आपको माउस की या किसी और चीज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं आए और बिल्कुल नेचुरल फ्लो के साथ आप इसमें काम कर सकें। अच्छा फैसल, ये बताएं आपका काम कितना आसान हो गया है टैबलेट्स वगैरह आप यूज़ जो कर रहे हैं? नहीं, ये प्लेटफॉर्म की और उस पर और बेसिकली ये कि कैट सिस्टम जब से आए हैं उसके आने से हमें बड़ी आसानी हुई कि पहले मैनुअल में डिज़ाइन सब करना पड़ता था, ट्रेसिंग शीट्स पे ट्रेसिंग करनी पड़ती थी। उस चीज़ की हमारे मटेरियल की कॉस्ट हमारी बचत आई, हमारी बहुत सारे टाइम जो उस पर एक्स्ट्रा लगते थे उस चीज़ की से हम बच गए। और फिर फिल्म पे डेवलपमेंट होती थी स्कैनिंग के बाद, जब पूरे कैट क्रिएशन वर्क के बाद उसके बाद उस पर प्लॉटिंग होती थी, फिर फिल्म्स को स्क्रीन्स के ऊपर जो है माउंट करके फिर कन्वेंशनल इंजीनियरिंग होती थी, वो प्रोसेस भी बच गया, वो मटेरियल्स भी हो गया, वो टाइम हमारा सारा बच गया। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो और एडवांस टेक्नोलॉजी आई है इसकी वजह से आपका काम बहुत आसान हो गया, बहुत एक्यूरेट भी हो गया और बहुत ईजी हो गया। इस वक्त हम इंग्रेविंग डिपार्टमेंट में हैं और यहाँ पे वो जो स्क्रीन जिसकी वजह से प्रिंटिंग होती है वो यहाँ पे बनाई जाती है। अब ये बनती कैसे है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंग्रेविंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज के पास। आप ये बताइए कि ये जो इंग्रेविंग अब शुरू हुई है, पुराने ज़माने में क्या होता था, यानी जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी और इस पर पहले ये होता था कि इसके लिए कन्वेंशनल एक्सपोजिंग होती थी जिसमें कंप्यूटर यूज़ नहीं होता था हमारे पास। उस वक्त जो है इसके लिए प्लास्टिक एक फिल्म यूज़ होती थी, जैसे फ़ोटो फिल्म्स होती है, वो यूज़ करते थे और उससे इंग्रेविंग करा जाता था। इसमें क्या टाइम लगता था? पहले उसमें जो टाइम लगता था, हम कन्वेंशनल एक्सपोजिंग करते थे तो उसमें जो है हमारे पास कम से कम जो है 2 घंटे की स्क्रीन में इंग्रेव करने में लगता था हमें। अच्छा जी। और इससे कितनी देर में हो जाता है? और इसमें जो है हमारे पास 25 मिनट्स में एक स्क्रीन इंग्रेव हो जाती है। कैट कैम से जो डिज़ाइन नेटवर्किंग के ज़रिए आता है वो पहले सिस्टम पर आता है हमारे पास। ये डिज़ाइन आया है, इसको ये चेक करते हैं इस तरह से, तो उसके बाद जो है एक्सपोजिंग मशीन पे
कन्वर्ट कर देते हैं। मशीन को जो है प्रोग्राम दे दिया है कि डिज़ाइंस का जो ना इसने डिज़ाइन अपने फाइल में ले लिया है, अब ये इंग्रेव कर रही है। ऐसे समझ लें जैसे प्रिंटर के लिए हम प्रोग्राम देते हैं, प्रिंटर को तो वो पेपर पे प्रिंट निकाल देता है, इसी तरह सेम जो है ये स्क्रीन पे ट्रांसफ़र कर देता है। इस वक्त देख रहे हैं आप ये येलो सी लाइट हो रही है, क्योंकि ये जो स्क्रीन है फोटो सेंसिटिव होती है, मगर इस पर अगर यूवी लाइट लग गई तो ये वहीं स्टिफ हो जाएगी और ये हमारे लिए बेकार हो जाएगी। तो ये येलो लाइट जो है इसको इफेक्ट नहीं करती। इस पर जब यूवी लाइट से इसको ट्रीट किया जाता है तो आप देखें जहाँ पे यूवी लाइट पड़ती है इस पॉइंट पे ये स्टिफ हो जाता है और हार्ड हो जाता है, और जहाँ पे नहीं पड़ती वो जगह सॉफ्ट होती है, और जब इसको वॉशिंग करते हैं तो ये केमिकल निकल जाता है और स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। वहाँ से जो स्क्रीन बन के आई है उस स्क्रीन की वॉशिंग होती है यहाँ पे, और जो फोटो सेंसिटिव केमिकल जो हार्ड नहीं हुआ होता वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, और रिमूव होने के बाद वो स्किल्स काबिल हो जाती हैं कि उन्हें ले जाके प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाए। मशीन की खसूसियत ये है कि कोई एसिड यूज़ नहीं हो रहा, ये 2000 बार से प्रेशर पे स्ट्रिप हो रही है। और इस वक्त आप ये जो धुआं निकलता हुआ देख रहे हैं ये धुआं नहीं है बल्कि वाटर वेपर्स है। ये इस वक्त कह रहे हैं कि इसको डेवलप करें, मतलब वहाँ से स्क्रीन होके आ गई है और इसके बाद इस पर जो डिज़ाइन था वो इम्पोज हो गया, इंग्रेव हो गया है। इस वक्त ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है जहाँ से लाइट आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब है यहाँ से जो कलर पिगमेंट जो है वो ट्रांसफ़र होंगे फैब्रिक के ऊपर, तो इनको बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए और इसकी सफाई करने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं इस वक्त। इस वक्त रोटरी मशीन पे मैं खड़ा हूँ, इसमें इस वक्त 15 रोलर मौजूद हैं और आप जो है 15 रोलर्स के ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन है इसमें डाइज जो इस्तेमाल की गई है ब्लैक कलर की डाइज इस्तेमाल की गई हैं, और ये सिर्फ ब्लैक लग रहा है इससे। ब्लैक के बाद फ़ौरन आप देखें ग्रे कलर लग रहा है, और ग्रे के बाद आप आएंगे तो इस पर जो है ब्राउन कलर लग रहा है, और इस तरह हर रोलर पे एक अलग अलग कलर है। और जिस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे, ग्रीन कलर आ गया ये देखें, फिर उसके बाद मैजेंडा कलर आ गया, इस तरह देखें कलर जो है मुख्तलिफ चेंज होते जा रहे हैं और उतने ज़्यादा डिज़ाइन बनते जा रहे हैं। फाइनली आप देखें कितना खूबसूरत इस पर कलर आ गया, और इस वक्त नज़र आ रहा है कि ये देखें जंगल सा इफेक्ट है और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है इसका। ये जो मशीन है ये रोटरी मशीन है और प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई है इसकी मदद से, और प्रिंटिंग आसान होने की वजह से ये सेकंड्स के अंदर जो है वो कपड़ा निकाल देता है आगे, और इससे ठीक ठाक प्रोडक्शन जो है वो आप चंद मिनटों में निकाल सकते हैं। इस वक्त मेरी जो बैक साइड पर आप मशीन देख रहे हैं ये स्टीमेजर मशीन है। डाइस की फिक्सेशन के लिए स्टीमिंग की जाती है, और स्टीमिंग की वजह से एक बाउंड बन जाता है जिसकी वजह से फैब्रिक वॉश होने के बाद वो डाइस निकलती नहीं है। अच्छा, इस वक्त ये जो फैब्रिक निकला है ये पाइलिंग हो रही है इसकी, तो इस पर बैच किस तरह बनाते हैं दोबारा रोल वगैरह? तो यहाँ से ये जाएगा फिनिश पे, इसके बाद फिनिश होता है, उसके बाद जाएगा ये फोल्डिंग पे, जहाँ रोल वगैरह बनते हैं ना, रोल होके पैक होके फिर जाता है। अच्छा, वहाँ पे रोल बनेगा फिर पैक होगा फिर उसके बाद जाएगा। तो अभी 2 प्रोसेस रह गए हैं, और वो प्रोसेस ये हैं कि ये फैब्रिक यहाँ से जाने के बाद इसकी रोलिंग होगी और इसको टेस्ट करेंगे कि इस पर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर डिफेक्ट होगा तो वहाँ से कट हो गया फिर वो रोल बन जाएगा। अभी होता है किस तरह से, चल के देख लेते हैं। इस वक्त ये जो रोल आपको नज़र आ रहे हैं इन्हीं रोल्स पे कपड़ा लिपटता है, और लिपटने के बाद जो है वो जितने भी मीटर्स होते हैं वो उस पर मेजर कर लेते हैं और उस पर लिपट के और पैकेट में पैक करके मार्केट में बेच दिया जाता है इसे। इस वक्त ये जो प्रोसेस आपके सामने नज़र आ रहा है ये एक तो QC का प्रोसेस है, और दूसरे नंबर पे ये कि ये रोल बनते हैं यहाँ पे, और ये चलाना ज़रा। एक तो ये कंटिन्यूसली इसको वॉच कर रहे होते हैं कहीं पे होल्स तो नहीं है, कहीं पे मिस प्रिंटिंग तो नहीं हुई, और उसके बाद ये रोल बन रहा होता है। अब ये जितने भी मीटर चलते हैं यहाँ पे इस पर नज़र आ रहा होता है। इस वक्त ये जो मीटर है इस पर मीटर नज़र आ रहे होते हैं कि कितने मीटर फैब्रिक इस साइड पर गुजरा है, तो जितने मीटर का रोल चाहिए होता है उतने मीटर का रोल यहाँ पे लिपट जाता है, और उसके बाद ये फैब्रिक को कट कर देते हैं और ये फिर डिस्पैच होकर पैक हो जाता है। ये तो आखिरी प्रोसेस था। इसके बाद ये रोल जो है मार्केट में चले जाते हैं और वहाँ से आप एग्जीबिशंस या शॉप से परचेज़ करते हैं।